लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज हम लोग ऑथेंटिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ऑथेंटिकेशन पढ़ाने से पहले कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इसकी देखते हैं। ऑथेंटिकेशन हमारे पास किसी और तरीके से होती थी और अब थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, यानी दो तरीके हैं बेसिकली ऑथेंटिकेशंस को हैंडल करने के। पहला होता है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन और दूसरा होता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पहला क्या होता है? सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें सेशंस क्रिएट होते हैं, और दूसरा है टोकन्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें टोकन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ज़्यादा चलती थी, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन उस वक्त आई नहीं थी, तो इसलिए हर जगह पे सेशंस ही चलते थे। अच्छा, फिर टोकन्स का कॉन्सेप्ट आया और टोकन्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन होने लग गई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? सेशन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है, यानी लॉगिन किया उसने साइन अप करने के बाद, तो लॉगिन करने पे हम क्या करते हैं, अपने पास एक सेशन क्रिएट करते हैं। सेशन का मतलब ये है कि उस यूज़र के लॉगिन की इंफॉर्मेशन, सही है, अब वो किसी एक फाइल के अंदर हो सकती है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, कहीं पे भी रखी हमने और उसको अपने पास उसको सेव रखते हैं कि भाई फला यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, सही है। और उस सेशन की कोई ना कोई एक यूनिक आईडी जनरेट करवाते हैं और वो यूज़र को क्लाइंट पे दे देते हैं। क्लाइंट हमें वो आईडी देता है, उस आईडी की बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये सेशन हमारे पास बना हुआ है या नहीं है। अगर सेशन बना हुआ है तो मतलब यूज़र लॉग्ड इन है और उसको इस डेटा का एक्सेस देना है या नहीं देना, ये हमारे लिए फिर तय करना आसान हो जाएगा, सही है। अब ये जो सेशन हम स्टोर करते हैं ये सर्वर के ऊपर स्टोर करते हैं हमेशा, ये कभी भी क्लाइंट पे नहीं जाता, सिर्फ सेशन की आईडी क्लाइंट पे जाती है, सही है। अब वो जो सेशन हम सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं उसको स्टोर करने के भी दो जगह हैं। पहली जगह खुद सर्वर के ऊपर आप लोकली रख दो, जहाँ पे भी आपका सर्वर जिस कंप्यूटर में चल रहा है वहाँ पे आप लोकली रख दो उसको। उससे क्या होगा, जब भी आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा हर यूज़र को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन सारे के सारे सर्वर रीस्टार्ट होने पे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि सर्वर में आपने क्या किया हुआ था, लोकली सेशन को स्टोर किया हुआ था, सही है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सेशन को डेटाबेस के अंदर रख दो, सही है। जब आपने सेशन को किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया तो सर्वर के रीलोड होने के बाद भी डेटाबेस की जो डेटा होता है वो ज़ाया नहीं होता, इसलिए यूज़र को सर्वर रीलोड होने के बावजूद भी अपने आपको दोबारा से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और अब आप शायद सोचो जहन में कि हम ये सर्वर को रीलोड कर क्यों रहे हैं, सर्वर को लोड क्यों कर रहे हैं, सर्वर को रीलोड करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने कोई नया फीचर इंप्लीमेंट किया है तो सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि नई चेंजेस इफेक्टिव हो सकें सर्वर के ऊपर। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर्वर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मेमोरी इशू आता है, कोई भी इस प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम पे सर्वर आपका बना हुआ है उस सिस्टम में कोई इशू आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। तो सर्वर का रीस्टार्ट होना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी वो ताज्जुब वाली बात नहीं कि हम सर्वर को बार बार रीलोड क्यों कर रहे हैं। बाज़ औक़ात लोगों ने क्या कहते हैं, टाइमर रखे हुए होते हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार एटलीस्ट सर्वर को रीलोड होना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ताकि जो मतलब जितना भी पूरे दिन में उसने जो कैशे वगैरह किया है वो रीलोड होगा तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, ये हमारा थी सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें सेशन क्रिएट हो रहा था। अब उसके बाद फिर हमारे पास आती है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हम यूज़र से जो भी ईमेल पासवर्ड होता है उसको लेते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि यूज़र ने जो ईमेल पासवर्ड हमें दिया वो ठीक दिया या नहीं। अगर वो ईमेल पासवर्ड ठीक है तो क्या होगा, तो हम उसी की ईमेल को इनक्रिप्ट करके एक नया टोकन जनरेट करवा देंगे। इनक्रिप्ट पता है किसे कहते हैं? आपका कोई भी डेटा जिसको आप देना भी चाहते हो लेकिन आप नहीं चाहते कि वो रीड कर ले इस इंफॉर्मेशन को, तो आप उसको वो डेटा इनक्रिप्ट करके देते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ए लिखा हुआ है, कीवर्ड है ना ए, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए, मैंने ए किसी को भेजना है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उसको रीड कर ले। या समझ लो मैंने एप्पल लिखा हुआ है, वो मैंने किसी को भेजना है। अब ये एप्पल जो है वो मेरा कोई सिक्योर कीवर्ड है या मेरा पासवर्ड है,
मैंने किसी को भेजना है, किसी को देना है, लेकिन मैं रीड नहीं करवाना चाहता उसको। मैं चाहता हूँ वही कोड वो मुझे देगा और मैं खुद उसको रीड करके पहचान लूँगा, क्योंकि मैं पहचानता हूँ उसको, बाकी वो अगला बंदा ना पहचाने उसको। और समझ आई? तो मैं क्या करूँगा, हर जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट में मैंने एक नंबर सोच लिया। यानी कि ए का जो कीवर्ड है वो 19 को रिप्रेजेंट करेगा, पी का जो कीवर्ड है वो 18 को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से एल का जो कीवर्ड है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ई का कीवर्ड जो है वो 23 रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने हर नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन नंबर्स थे वो नंबर्स लिख के वो नंबर उसको दे दिए। ठीक है, अब वो उस नंबर्स को पढ़ भी ले, वो एप्पल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैंने किस अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट पे कौन सा नंबर रखा था। जब वो मुझे वापस वो नंबर देगा तो मैं वापस से उसको डिक्रिप्ट कर लूँगा। कैसे? कि मुझे पता होगा कि अच्छा यहाँ पे शुरू में 19 आ रहा, तो मैंने 19 की जगह पे कौन सा वर्ड रखा था, ए। ठीक है, तो उसके लिए वो जो मेरा जो एक जो मैंने एक तरीका उसका निकाला था, वो समझ लो एक तरीके से वो क्या बन गया उसका, वो एक उसका मैकेनिज्म बन गया, या एक कोड बन गया उसका, कि जिसकी बेस पे, या की बन गई उसकी, जिसकी बेस पे आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। बगैर उस की के आप किसी भी कोड जो टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इनक्रिप्ट का मतलब है किसी एक्चुअल टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देना, यानी उसको इस फॉर्म में ले आना कि वो रीडेबल फॉर्म में ना रहे किसी के लिए, ठीक है, उसको पढ़ के कोई समझ ना पाए। और डिक्रिप्ट का मतलब है कि वो जो अनरीडेबल फॉर्म थी उसको वापस रीडेबल फॉर्म के अंदर लेके आना। सही है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो हम क्या करते हैं, उसी यूज़र की इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके यूज़र को दे देते हैं, वो उसका टोकन बन जाता है। हम उसको कहते हैं कि भाई ये टोकन ले लो, ठीक है, ये आपका टोकन है। जब भी आपको कोई भी काम होगा, कोई भी डेटा होगा, आप मुझे ये टोकन दोगे, मैं इस टोकन को रीड करूँगा, मैं वैलिडेट करूँगा कि आप वाकई में लॉगिन हो या नहीं हो। अगर वो टोकन ठीक से मेरे पास चल जाएगा, मेरे पास, मैं इनक्रिप्ट उसको कर लूँगा, डिक्रिप्ट, तो इट मीन्स कि वो टोकन ठीक था। सही है, उससे मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी कि कौन सा यूज़र है जो लॉगिन करना चाह रहा है, इसको इस डेटा का एक्सेस है भी कि नहीं है। अब इसमें ही और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो टोकन जनरेट होता है, इस टोकन के अंदर, इस टोकन को जब जनरेट करवाते हैं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो रिक्वायर्ड होगी ना, जिसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसकी होती है, उसी यूज़र की होती है जिसने लॉगिन किया है। लाइक उसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, हम उसी के ईमेल एड्रेस को क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करके उसको दे देंगे। सही है, कि भाई ये लो आपका टोकन। अब जब, इसलिए कि जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा, अपना टोकन भेजेगा, हम डिक्रिप्ट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है, हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पे हो और फेसबुक के ऊपर एक रिक्वेस्ट है जिसमें उस रिक्वेस्ट का काम यह है कि वो प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देती है। प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पे चेंज होती है ना, तो फेसबुक वालों ने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट बनाई होगी, अपने पास बनाई होगी। अब आप कोई भी यूज़र है, वो प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर चेंज कौन कर सकता है, जिसकी प्रोफाइल हो। यानी अगर आपकी प्रोफाइल है तो मैं उसकी पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एक्सेस है। ठीक है, अब वह जब प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने के लिए जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर उसका टोकन आएगा। मैं टोकन को रीड करूंगा, देखूंगा अगर ये उसी यूज़र का टोकन है जिसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो रही है, तो इट मीन्स इसको करने दो, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करने दो। अच्छा, अब ज़्यादातर जो चलती है वो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ज़्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास बहुत सारा बर्डन, जो कि हमें जितने भी यूज़र हैं सबका सेशन का डेटा हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता था, अलग से डेटाबेस मैनेज करने पड़ते थे सेशंस को स्टोर करने के लिए। मैंने आपको बताया ना, सेशंस को हम रखते थे, है ना। तो अब उसके अंदर ये काम नहीं करना पड़ता, हमने सीधा टोकन जनरेट करवाया उसी की इन्फॉर्मेशन से और उसको वो टोकन दे दिया। क्लियर हुई बात? तो इससे हमारा वो जो मेमोरी थी, हर यूज़र का हम सेशन क्रिएट कर रहे थे, उसको अपने पास स्टोर कर रहे थे, अब वो हमें नहीं करना पड़ रहा। हमारी मेमोरी बच रही है ना, इससे जो डेटा है हमारा वो बच रहा है। अच्छा, अब आ जाएंगे हम वापस टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर एक ओपन सोर्स एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है JWT। JWT का मतलब की फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह पे। आपने JWT का नाम ज़रूर सुनोगे ऑथेंटिकेशन के टाइम पे। सही है कि हम JWT यूज़ कर रहे हैं। अगर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रही है तो 90% चांस है कि JWT वगैरह ही क्या मैकेनिज्म कोई यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इसमें मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको सपोर्ट करता है ये, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डीप डाइव अगर आप घर पे जाके JWT को देखना चाहो तो आप देख सकते हो। गिटहब के ऊपर मैंने एक रेपो रखी हुई है, यहाँ पे आपको रेपो मिल जाएगी नेक्स्ट डैश ऑथ के नाम से, और इस रेपो को हम क्लोन करेंगे
और क्लोन करने के बाद यह एक काम करते हैं कि उसको जिप इसकी डाउनलोड कर लेते हैं और इसी के अंदर हम अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट ऑथ की। इसके अंदर सिर्फ यूआई सेट है, यूआई के अलावा बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अभी खुद करेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम डेव की कमांड चला लेते हैं और इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट की ओवरव्यू उसकी यूआई इसकी दिखा देता हूँ कि किस तरह की है। ये एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो ये ऊपर हेडर आ रहा है, ये हमारे काम का, ये फ़िलहाल एप्लीकेशन का ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारे काम का नहीं है, ये वो डमी कंटेंट है जो हर एप्लीकेशन के अंदर होता है। अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से अभी हटा भी सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये पेज आ रहा है, ठीक है। ये मेन पेज है, इसको डमी फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पे कंटेंट रख दिया है। तो इसमें हमारे पास का चंद बटन है, लॉगिन है, ये लिंक है लॉगिन की, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये लॉगिन के पेज पे आपको ले आएगा। यहीं से आप साइन अप के पेज पे भी जा सकते हो क्लिक करके, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, और इस तरीके से आप लॉगिन साइन अप आपका दोनों चलेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि लॉगिन साइन अप जो है वो दोनों एक ही कंपोनेंट से चल रहा है। हमारे पास अगर हम आते हैं एसआरसी के अंदर तो हमारे पास ऑथ के कंपोनेंट्स हैं जिसमें फॉर्म का एक कंपोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉप आती है साइन इन की, अगर साइन इन आ रही है तो साइन इन टू योर अकाउंट शो होगा, वरना फिर साइन अप शो हो जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस पासवर्ड की फील्ड दोनों में सेम ही है उसी तरीके से। तो इस ये वाला काम हमारे पास इस तरीके से चल रहा है। और हमारा जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे दो पेजेस बने हुए हैं, अगर हम देखें पेजेस के अंदर, तो यहाँ पे पेजेस के अंदर हमारे पास ऑथ का फोल्डर है और ऑथ में लॉगिन डॉट जे जिसमें फॉर्म का कंपोनेंट ही कॉल हो रहा है, लेकिन साइन इन की वैल्यू क्या जा रही है, ट्रू, और साइन अप के अंदर साइन इन की वैल्यू फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से वही फॉर्म एक ही कंपोनेंट साइन इन का कंपोनेंट भी बन जाता है और साइन अप का भी कंपोनेंट बन जाता है बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्लैश और स्लैश लॉगिन करते हैं तो हमारा ये वाला फील्ड कंपोनेंट चलेगा जिसमें फॉर्म का कंपोनेंट में साइन इन की वैल्यू जाएगी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इन का, और इस साइन अप के फॉर्म पे साइन वो आ जाएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। और बाद में लॉजिक के हिसाब से हम बटन्स और कॉल्स वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करनी है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा ना अपने पास। तो यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, हम मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा पूरा यूज़र को क्रिएट करने का। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एपीआई का फ़ोल्डर है जिसमें hello.js की फ़ाइल है, यानी अभी कुछ भी इसमें वाला काम नहीं हुआ। तो मैं इसमें एक काम ये करता हूँ कि एपीआई के अंदर एक और पहले फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसलिए कि मेरी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो इस फोल्डर के अंदर ही रहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑथ का फ़ोल्डर एक बना लेता हूँ, ठीक है। और ऑथ के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नई फ़ाइल बना सकता हूँ, signup.js, सही है भाई। अच्छा, और ये हेलो वाली जो फंक्शनैलिटी थी इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको साइनअप पे हमने रख दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैंडलर, ये तो हमें हर जगह पे चाहिए ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इस एप्लीकेशन की जो साइनअप वाली जो मेरी रिक्वेस्ट है इसको मैंने क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये सिर्फ पोस्ट के ऊपर ही काम करे, उसके अलावा काम ना करे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ठीक है भाई, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड नॉट इक्वल्स टू पोस्ट, यानी अगर पोस्ट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। मैं चाहता हूँ वो रिक्वेस्ट उसको मिले ही ना, अगर पोस्ट के अलावा कोई और सी रिक्वेस्ट भेज रहा हो तो 404 और डॉट सेंड, सही है। यानी अब अगर इसके चेक को अगर पास करके कोई नीचे आ चुका है यानी रिटर्न नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट पोस्ट ही की है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट जो हमारी क्लासेस थी उनमें हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक लॉजिक बनाई थी जिसमें हम जेसन का डेटा स्टोर करवा रहे थे और उसमें से गेट कर रहे थे डेटा को, है ना। तो हम बजाय इसके कि हम दोबारा से हमें टाइप करना पड़े, हम वापस अपनी क्लास के कोड में आ जाते हैं और वहाँ से उसको दोबारा से उठा लेते हैं। और हमारी लास्ट क्लास 16 तारीख को थी,
तो इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सर्विसेज के अंदर मिल जाएगा वो सारा का सारा, ये प्रोडक्ट्स डॉट जेएस के अंदर ये कोड मिल गया। ठीक है भाई, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, और दोबारा से अब मेरे पास एसआरसी का फ़ोल्डर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसआरसी के फ़ोल्डर के अंदर काम करूँगा। पहले जो हम जिस पे काम कर रहे थे उसमें एसआरसी का फ़ोल्डर नहीं था, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि एसआरसी के अंदर सारा काम हमारा होना चाहिए। तो इससे हमारी एप्लीकेशन का जो हमारा लिखा हुआ कोड है वो सारा का सारा एसआरसी में आ जाता है, और चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो सिमटी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इससे हम जो है यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं एसआरसी के अंदर। सर्विसेज के अंदर हमारे पास तो जो सर्विस बनेगी कौन सी बनेगी, यूजर्स डॉट जेएस। यूज़र से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो इस फाइल के अंदर होगा। ठीक है, सारी लॉजिक मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो जेसन फाइल है मेरी, अब वो मैं प्रोडक्ट्स डॉट जेसन के नाम से नहीं बनाऊँगा बल्कि यूज़र्स डॉट जेसन के नाम से बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और चेंज होगी, पता है क्या, पाथ में अब डेटा का फोल्डर डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि अब हम एसआरसी के फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पहले हम एसआरसी के फोल्डर के अंदर आएंगे, उसमें डेटा का फोल्डर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सब काम होगा। तो अब हम यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक वो वाला फोल्डर भी बना लेते हैं अपने डेटा के लिए, जिसमें हम लोकल डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो न्यू फोल्डर, डेटा का फोल्डर बना लिया हमने, और यहाँ पे एक न्यू फाइल यूजर्स डॉट जेसन, और इसमें एक फ़िलहाल एम्प्टी एरे रख के सेव कर देते हैं और इस फाइल को बंद कर देते हैं। सही है। अच्छा, ये यूजर्स डॉट जेसन हमारी बन गई। अच्छा, अब इसके अंदर हमें गेट ऑल, ठीक है, गेट ऑल वैसे का वैसे ही चलेगा, गेट ऑल में कोई चेंज नहीं है। गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी की भी हमें नीड पड़ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, बाद में जब होगी तो देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया सेव। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। सेव पे काम करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन चाहिए जो कि मेरे पास बार बार यूज़ होगा। वो क्या है, गेट बाय आईडी के साथ साथ मुझे एक गेट बाय ईमेल भी चाहिए। ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो जब अपनी ईमेल एड्रेस मुझे दे, चाहे जब मैं टोकन को वो वेरीफाई करने लगूँ और मुझे उसकी ईमेल मिल जाए, तो मैं एक्चुअली उसका यूज़र देख भी सकूँ कि उसके यूज़र में क्या क्या रखा है। तो ईमेल के हमें बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब वो लॉगिन कर रहा होगा तब भी हम ईमेल के ज़रिए उसको फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो ईमेल वाला जो है वो काम इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसको इसी तरीके से करते हैं। आईडी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईमेल, और यहाँ पे अब पी डॉट आई डी की जगह हम कंपेयर कराएंगे पी डॉट ई मेल को, और यहाँ पे भी नंबर के अंदर आईडी नहीं जाएगी अब, क्योंकि ईमेल खुद स्ट्रिंग होती है, तो ईमेल ही जाएगी। ठीक है, बस एक चीज़ यहाँ पे होगी कि अगर यहाँ पे किसी ने अगर ईमेल के अंदर अपना कोई स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दी है, यानी केस ऊपर अपर लोअर केस कर दिया कहीं पे, तो ये मैच नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो अपर लोअर दोनों केस को मैच कराने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लगा लेते हैं, डॉट टू लोअर केस लगाते हैं। इसको करेंगे ईमेल डॉट टू लोअर केस से कंपेयर। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अब आ गया ये वाला फंक्शन, हमारा गेट बाय ईमेल का कंप्लीट हो गया। और अब हमारे हैं सेव के फंक्शन के ऊपर। सेव में हमें ये टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस तो अब मिलेगा नहीं, हमें मिलेगा यहाँ पे ईमेल, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो फील्ड्स चाहिए आप घर पे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। चाहो तो आप साइनअप के फॉर्म में ये फील्ड्स बढ़ा भी सकते हो खुद से। ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी सिंपल रखना चाह रहा हूँ। साइनअप के टाइम पे भी ईमेल पासवर्ड लेंगे, लॉगिन के टाइम पे भी। सही है, आप चाहो तो जो चाहो इसमें कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे डेटा के अंदर आईडी, ठीक है, मैंने आईडी का वो रखा हुआ है तो वैसे ही रखे रहने देते हैं आईडी को, आईडी पे को नहीं छेड़ेंगे। इसमें यहाँ पे बस हमारे पास टाइटल के अंदर यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, और बाकी सारा काम हमारा वैसे का वैसे ही चलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने ये वाला काम हमने कर लिया, अपनी उसको बना लिया, और ये जो साइनअप की एपीआई थी अब इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने किया सेव, सर्विसेज से मंगवा लिया सेव को, और उसको हमने क्या देना है, ईमेल पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड हमें कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, है ना।
ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डीस्ट्रक्चरिंग करेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है उसमें ईमेल और पासवर्ड की फील्ड्स होती हैं, तो उसमें से ईमेल और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सही है ना। और ईमेल और पासवर्ड जो है वो हमें दे देना है किसको, सेव को, सही है। और सेव को जब हमने ये सारी चीज़ें दे दी तो सेव जो है वो हमें कुछ यहाँ पे रिटर्न तो कर नहीं रहा फिलहाल के लिए। अभी हम सेव को कॉल करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर किसी ने पहले से साइन इन किया हुआ है और फिर से साइन इन कर लेता है, मैंने सेव के अंदर कोई ऐसी लॉजिक रखी है यहाँ पे, नहीं रखी ना। तो मुझे एक काम ये करना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे गेट ऑल करने के बाद क्या करना चाहिए, फाइंड कर लेना चाहिए उसको, ठीक है। यानी ये वाला गेट बाय ईमेल का फंक्शन हम चला सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं गेट बाय ईमेल, और ये जो ईमेल हमें यहाँ से मिली है उसको पास कर देते हैं। अगर यहाँ पे वो ईमेल मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न आ गया, जो भी रिटर्न आएगा यहाँ से वो क्या होगा, फाउंड में मिल जाएगा। अगर वो ईमेल मिली है तो इसका मतलब ये है कि वही यूज़र उठ के फाउंड में आ जाएगा, और अगर वो ईमेल यहाँ पे नहीं मिली इट मीन्स कि वो यूज़र उस ईमेल एड्रेस से एग्जिस्ट नहीं करता ऑलरेडी, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एक इफ़ का चेक लगा लूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इफ़ फाउंड, ठीक है, यानी अगर उसमें कुछ मिल गया है मुझे तो मैं यहीं से उसको रिटर्न करवा दूंगा। ईमेल ऑलरेडी फाउंड लिख दें, या फिर यहाँ पे लिख दें यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने उसको रिटर्न करवा दिया है, या फिर रिटर्न की जगह हम यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, और वो क्या है, ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने यहाँ से थ्रो करवाया है तो जहाँ पे भी हम इसको सेव को कॉल करवा रहे हैं, हम इसको कैसे किसमें कॉल करवाएंगे, पता है कैसे पता चलेगा, ट्राई कैच। जब हम सेव को ट्राई में कैच करवा लेंगे और सेव के अंदर से थ्रो एरर होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने कैच में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर ये वाली लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है तो इट मीन्स कि यूज़र सेव हो चुका है, अगर वो नेक्स्ट लाइन में आ गया तो। और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवा लें या सीधा रिस्पॉन्स करवा दें, क्योंकि वो कैच के ब्लॉक में तो फिर जाएगा ही नहीं ना। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई चीज़ नई क्रिएट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम हमारा स्टेटस कोड क्या होता है, 201, ठीक है। और यहाँ पे डॉट सेंड, और अगर कोई एरर आया है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। कोई भी एरर आया तो इट मीन्स कि यहाँ पे अभी जो एरर आ रहा होगा वो यूज़र की अपनी किसी गलती की वजह से आ रहा है, यानी रिक्वेस्ट की प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। तो अगर रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका स्टेटस कोड हमेशा 400 ऑनवर्ड्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको रखेंगे 400, अभी रख देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। और यहाँ पे उसको करेंगे डॉट सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक्चुअली अगर हम चाहें तो यूज़र को अगर कोई मैसेज दिखाना चाहें कि उसने क्या गलती की है तो हम उसको जेसन भी भेज सकते हैं, और जेसन में ऑब्जेक्ट मैसेज, और मैसेज में हम अपना एरर रख देंगे, यानी जो भी वहाँ से एरर आया है वो मैसेज के अंदर रख के उसको ऑब्जेक्ट के अंदर भेज दो, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये सारे काम हमारे हो गए सक्सेसफुली, और यूज़र जो है वो अब इंशाल्लाह हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब हम आते हैं वापस अपने कंपोनेंट के ऊपर, जहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट एक्चुअली भेजनी है अपने बैकएंड पे। तो हम आएंगे अपने पास, और जो हमारा ये जो फोल्डर है ऑथ का, सॉरी बल्कि हमारा जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, इसमें जो ऑथ का फॉर्म जो कंपोनेंट है इसमें आएंगे, ठीक है। इसी के अंदर से हमारी रिक्वेस्ट जारी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक ऑन सबमिट का हैंडलर ले लें,
ठीक है, और जो एक्चुअल हमारा पेज है वहाँ पे ये काम करवाएं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे ही ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये है कि दोनों को अलग अलग डिवाइडेड रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑथ का फोल्डर है, यहाँ पे लॉगिन को जब भी होगा तो यहाँ पे एक हैंडलर इसका अपना यहाँ पे बनाते हैं, ऑन सबमिट। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और इसको एक फंक्शन बना लेंगे। फिलहाल के लिए उसको एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पे ऑन सबमिट ही नाम इसका इसलिए नहीं रखा क्योंकि फॉर्म के ऑलरेडी HTML के अंदर ऑन सबमिट चल रहा होता है ना, तो दोनों नाम आपस में क्लैश ना हो और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ऑन फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, और यही सेम काम जो है वो मेरा अप्लाई होगा किसके ऊपर, साइन अप वाले के ऊपर भी। बस यहाँ पे साइन इन फॉल्स रहेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और अब इस फॉर्म के अंदर मैंने एक लॉजिक अपनी इम्प्लीमेंट करनी है, वो क्या होगी कि ये जो साइन इन यहाँ पे प्रॉप्स में आ रहा है इसके अंदर एक चीज़ और भी आएगी, वो क्या होगा, ऑन फॉर्म सबमिट का फंक्शन भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, बल्कि यहाँ पे करने के बजाय ये जो हमारा एक्चुअल फॉर्म है ये रहा। ठीक है, इसमें से एक्शन और मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि भाई आपके सबमिट होने पे आप क्या करोगे, आप एक फ़ंक्शन कॉल करोगे। ठीक है, फंक्शन बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑन सबमिट हैंडलर ले लेते हैं। यहाँ से कॉल हो जाएगा हमारा वो ऑन सबमिट फॉर्म वाला, लेकिन ये जो ऑन सबमिट है हैंडलर है, इसके अंदर हमारे पास एक इवेंट आएगा और इवेंट के ऊपर हमने एक चीज़ कॉल करानी है, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, तो ये ऑन सबमिट हैंडलर जो है वो हम किसको पास करेंगे, इस ऑन सबमिट को। ठीक है, ये जो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हमने लगाया है वो क्यों लगाया है, ताकि फॉर्म के सबमिट होने पे हम पेज को रीलोड ना करवाएं, क्योंकि हमारी ये एप्लीकेशन जो है हम चाहते हैं नेक्स्ट की तरह ही बिहेव करे, पेज रीलोड करके कहीं पे सबमिट ना करे। ठीक है, एजेक्स रिक्वेस्ट होगी है, तो इस वजह से ऑन सबमिट यहाँ पे कॉल होगा। लेकिन ऑन फॉर्म सबमिट को हमने यहाँ से डेटा भी पास कराना है, फॉर्म का जो डेटा जो यूज़र ने टाइप किया है, ईमेल पासवर्ड, वो भी तो देना है उसको। ठीक है, वो ईमेल पासवर्ड उसको कैसे देंगे हम, पता है, हम जो देंगे उसको रेफ के ज़रिए। रिएक्ट के अंदर रेफ्स होते हैं, इनपुट फील्ड्स के ऊपर आप रेफ लगा के उसमें से वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहला रेफ बनाएंगे ईमेल का, ईमेल रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ आ गया। ठीक है, यूज़ रेफ आपका रिएक्ट से इंपोर्ट होता है। और उसी तरीके से हमें एक और फील्ड का रेफरेंस बनाना है, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, अब ईमेल की जगह हम करेंगे इसको पासवर्ड रेफ। ठीक है, और ये दोनों के दोनों हम बाइंड करेंगे इनकी रिस्पेक्टिव इनपुट फील्ड्स के साथ। जैसे कि ये इनपुट फील्ड है ईमेल की, तो यहाँ पे आ जाएगा रेफ का कीवर्ड, और रेफ पे हम रख देंगे ईमेल रेफ। ठीक है, और उसी तरीके से पासवर्ड की फील्ड में हम रेफ रखेंगे पासवर्ड रेफ। ठीक है, अच्छा अब ये जो पासवर्ड रेफ ईमेल रेफ हमारा हो गया दोनों काम। ठीक है, और अब हमने सबमिट के टाइम पे क्या करना है, इन रेफ के अंदर से डेटा निकालना है। ठीक है, तो रेफ के अंदर से डेटा निकालेंगे, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ईमेल, जो भी यूज़र ने टाइप की है वो ईमेल इक्वल्स टू ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू करके। ठीक है, इससे हमें वो इनपुट की वैल्यू निकाल के वो दे देगा। ठीक है, और उसी तरीके से हम ईमेल के साथ साथ हम पासवर्ड भी बनाएंगे, पासवर्ड, और उसमें जो वैल्यू निकलेगी वो पासवर्ड रेफ में से निकलेगी। तो ये जो ईमेल और पासवर्ड है वो हम पास करेंगे किसको, ऑन फॉर्म सबमिट वाले को। ठीक है,
यहाँ से हमने उसको पास कर दी और साइनअप के अंदर वो डेटा अब हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑन सबमिट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अगर हम सिंपली अभी यहाँ पे कंसोल करवा के देख लें कि हमारा फॉर्म एक्चुअली सही सबमिट हो रहा है और सारा डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं, तो हम कर सकते हैं console.log या क्या, और यहाँ पे हम आ जाते हैं इंस्पेक्ट करके, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। ईमेल के अंदर मैं अभी फ़िलहाल रख रहा हूँ जो भी है, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 साइन अप कर लेते हैं, तो हमारे पास ईमेल पासवर्ड सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास सारा डेटा। अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा साइन अप का जो है, इसमें से हमने क्या करना है, उस अपनी जो एपीआई रिक्वेस्ट जो भी हमने साइन अप की बनाई है उसको हिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैच, ठीक है। फैच के ऊपर हम यहाँ पे अवेट लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एसिंक बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं, बना लेते हैं। अच्छा, फैच के ऊपर सबसे पहले तो हमारे पास जाएगा हमारी एपीआई का यूआरएल, ठीक है। यूआरएल क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई के फोल्डर में ना, हमारा एपीआई के फोल्डर में ऑथ का फोल्डर है, स्लैश ऑथ और स्लैश साइन अप डॉट जेएसवी लगेगा बस यूआरएल में, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। और उसके बाद फिर हमारे पास अब हम देंगे उसको बाकी के ऑप्शंस कि हमारे पास क्या क्या जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास जाएगा मेथड, ठीक है। और मेथड में क्या जाएगा, पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास हम क्या भेजेंगे, उसको डेटा भी तो भेजना है ना बॉडी के अंदर, तो वो किस में जाएगा, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। यहाँ से जाएगा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ईमेल और पासवर्ड की रिस्पेक्टिव फील्ड होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है तो मैं उसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर एक चीज़ और जाएगी, वो क्या जाएगी, हेडर्स। हेडर्स यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि हम रिक्वेस्ट को बता सकें कि जो हमारा कंटेंट जो जाएगा वो कौन सी टाइप का कंटेंट होगा। तो हम जेसन भेज रहे हैं तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको इसी तरीके से लिखना है आपने भी, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। अब हमारी ये वाली जो रिक्वेस्ट है फैच की, ये बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए, ठीक है। और ये जो फैच है ये हमें रिस्पॉन्स करेगा कांस्टेंट रिस्पॉन्स के अंदर, इसको स्टोर करा लेते हैं। और इस पूरी फैच एपीआई को एक काम ये भी करते हैं कि उसको हम रख लेते हैं किसमें, ट्राई के ब्लॉक में, ताकि अगर कोई एरर आए तो हमें कैच के अंदर से पता चल जाए कि भाई हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैच का ब्लॉक। फ़िलहाल के लिए अभी हमें एरर हैंडलिंग इस तरह से करवानी तो है नहीं, तो हम फ़िलहाल कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं या कंसोल डॉट एरर करवा लेते हैं एरर को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फैच होगा ये तो ठीक हो गया। और हमें यहाँ पे अब एक चीज़ और चेक करनी है कि इफ़ रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है ओके, यानी रिक्वेस्ट हमारी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है तो रिस्पॉन्स डॉट ओके हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, ट्रू होना चाहिए। तो अगर हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो फिर हम क्या करेंगे, अलर्ट चलवा देते हैं अभी। और यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है, यानी अगर वो चल जाता है तो साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा। और हम ये करते हैं कि अभी इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे रख के साइन अप कर देते हैं और ये आ गया साइन अप सक्सेसफुल। इट मीन्स कि यूज़र हमारा क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। और हम आते हैं यूज़र डॉट जेसन के अंदर, तो हमारे पास यूज़र इंडीड वाकई में क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बुरा काम हो रहा है, वो पता है क्या है, वो ये है कि यहाँ पे पासवर्ड नज़र आ रहा है। कभी भी हम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर नहीं करवाते,
ठीक है, उसको हमेशा हैश करवाते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ का डेटाबेस भी हैक हो जाता है, तो अगर डेटाबेस हैक हो जाता है कभी किसी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, तो यूज़र्स जितने भी हैं सबके पासवर्ड भी चले जाएंगे। अगर मैं हर यूज़र को अपने बोल भी दूं कि सब अपने अपने पासवर्ड चेंज करो, और पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं बोलूं कि आपको पुराना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तो वो पुराना वाला पासवर्ड तो हैकर के पास भी है ना? बात समझ में आई? इस वजह से हम ये वाला काम कभी भी नहीं करते। इसलिए भी नहीं करते कि हमारी जो एक्चुअल मेरी अपनी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, बात समझ में? फॉर एग्जांपल दराज जैसी कंपनी मेरी है कोई, अब मैंने अपनी कंपनी बनाई है दराज जैसी, और मेरी दराज के ऊपर जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड होगी उसमें कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? अच्छे खासे होंगे ना। अब अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉई है और उसको डेटाबेस का एक्सेस है, तो वो डेटाबेस में जाके किसी भी यूज़र का पासवर्ड देख सकता है और घर पे आके लॉगिन कर सकता है, और है ना, और उसके अकाउंट से फॉर एग्जांपल अगर उसका क्रेडिट कार्ड उसमें डला हुआ है, तो उसके अकाउंट से कोई भी ऑर्डर करेगा, बस नहीं, कोई भी चीज़ आई बस समझ में? तो इस वजह से हम कभी भी पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं कराते, ऐसे रखते हैं पासवर्ड को कि अगर मैं खुद भी कंपनी का मालिक होते हुए भी अगर पासवर्ड को देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकूँ, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास पासवर्ड हैशिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है bcrypt.js। हम यहाँ से ये npm का मॉड्यूल है इसका, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। npm इंस्टॉल करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पे इसको Ctrl+C करते हैं, npm i bcrypt.js, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना अभी हमें एक मॉड्यूल और चाहिए, अभी बाद में इसका काम आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम इंस्टॉल कर ही रहे हैं तो लगे हाथों इसको भी कर लेते हैं। इसका नाम है Next.js ऑथ। ये मॉड्यूल हमें ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए, नेक्स्ट ऑथ के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी जो इंस्टॉलेशन है वो भी उठा के उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हाथ के हाथ, npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास ये आ गया bcrypt है। bcrypt के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हैश है, हैश सिंक है, कंपेयर सिंक है, ठीक है। इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं वापस अपनी जो यूज़र सर्विस है उसके अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं जो अभी पासवर्ड ऐसे प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, उसको यहाँ पे करने के बजाय मैं चाह रहा हूँ कि जब वो मैं डेटा पुश करवा रहा हूँ अपनी फाइल के अंदर, पुश करने से पहले वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दे, ठीक है। और इनक्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट, यहाँ पे मैं मेथड इसका इंपोर्ट करूँगा हैश का, जो कि मुझे चाहिए अभी, इंपोर्ट हैश, ठीक है। पूरा bcrypt का मॉड्यूल मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से सिर्फ हैश का एक फंक्शन चाहिए मुझे बस, तो मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके उसको हैश को खाली मंगवाया, ठीक है। तो मैंने कहा इंपोर्ट हैश फ्रॉम bcrypt.js, ठीक है। और ये जो हैश का फंक्शन है ये काम करता है मेरे पास एसिंक्रोनसली, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अवेट लगाना लाजमी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट, ये मुझे हैश पासवर्ड रिटर्न करेगा, तो मैं कहूँगा कांस्टेंट अवेट हैश, ठीक है। अब अवेट के लिए हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एसिंक, ताकि अवेट चले हमारा। और यहाँ पे हैश पासवर्ड की जगह को अवेट मैंने कॉल करवा लिया, ये वाले हैश को, और हैश को मैं क्या पास करूँगा, अपना पासवर्ड पास करूँगा, और उसके साथ एक और चीज़ पास करूँगा, वो उसको हम कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट होता है नंबर ऑफ़ राउंड्स, ठीक है। यानी सिंगल टाइम इंक्रिप्शन नहीं होगी इसमें मल्टीपल टाइम इंक्रिप्शन होगी, ताकि बहुत से एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जो अगर एक दो बार इंक्रिप्शन हो ना, तो वो उसको कंटिन्यूसली उसको दूसरे वर्डों से चेक करते रहते हैं और इवेंचुअली उसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो हमें बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स ऑफ इनक्रिप्शन लगानी पड़ती है, ताकि वो डिक्रिप्ट के काबिल ना रहे, इतना ज़्यादा वो इनक्रिप्टेड हो कि कोई मशीन उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। अब इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कुछ लोग 8 राउंड्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 10 राउंड्स इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग 12 राउंड्स। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ राउंड्स आप इनक्रिप्शन इस पर लगाते हो, उतना ज़्यादा आपका डेटा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसको हैश करने में टाइम भी लगेगा,
ठीक है। इसलिए इस बात का याद रखना, ऐसा नहीं कि आप इसमें 1 मिलियन डाल के बैठ जाओ, ठीक है, कि आप तो किसी का बाप भी इसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको हैश करने में टाइम भी उतना ही लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं 12, 8 और 10 ये 3 नंबर ऐसे हैं कि इनके ऊपर जो है वो इनक्रिप्टेड, आपकी 8 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर इसमें आपकी इनक्रिप्टेड जो है वो मतलब बहुत कम टाइम में हो भी जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन भी काउंट होती है, ठीक है भाई। तो मैं इसमें यहाँ पे 12 राउंड्स ऑफ सॉल्ट रख रहा हूँ, ठीक है, ये 12 राउंड्स ऑफ इनक्रिप्शन है, ठीक है, इसको हम सॉल्ट कहते हैं, सही है। अच्छा, और ये हमने रख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे मैं क्या करूँगा, पासवर्ड की वही पासवर्ड की रहेगी, और मैं वैल्यू के तौर पे क्या रखूँगा इस पर, हैश पासवर्ड, ठीक है। आईडी की जगह पे ये जा रहा है, ईमेल ही जाएगी, और पासवर्ड की जगह पे हैश पासवर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको, और एक काम ये करूँगा कि वो जो मेरा पुराना यूज़र था, अब वो किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट है, तो इसका डेटा मैं उड़ा देता हूँ, इसको वापस एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं वापस से इसको रन कर लेता हूँ, npm run dev को, ये रख दिया हमने। और यहाँ पे ये रखने के बाद अब हम यहाँ पे 1 से लेके 9 तक मैंने लेटर्स दे दिए उसको, और साइन अप कर लेते हैं। साइन अप सक्सेसफुल हो गया, और होपफुली अब मुझे अब मेरा पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, और ये आ गया पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया, उसने इनक्रिप्टेड अप्लाई करके, इनक्रिप्शन अप्लाई करके उसको वो चीज़ दे दी, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब हमारा जो साइन अप वाला जो एक्चुअल फ़्लो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हमने इसी तरीके से साइन इन का फ़्लो भी देखना है, सही है। साइन इन के फ़्लो बहुत आसान है, इसके अंदर नेक्स्ट.js ऑथ जो है उसको हम यूज़ करेंगे। साइन इन वगैरह का फ़्लो जितना भी होगा, और सिक्योरिटी का टोकन क्रिएट करना, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट ऑथ का जो ये पैकेज है ये हमें खुद करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल कर लिया था, अगर हम चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी देख सकते हैं। ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने पेजेस का जो फोल्डर है आपका, उसमें आपके पास API का फ़ोल्डर होगा, API के अंदर आपने ऑथ का फ़ोल्डर बनाना है, और इस तरीके से आपकी इस नाम से एक फ़ाइल बनेगी .nextauth.js, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा, ये ऑथ के अंदर जितनी भी राउट्स आती हैं हमारी, उन सबको कैच करना चाहता है नेक्स्ट ऑथ के अंदर। मैंने आपको बताया था नहीं ये डॉट करके, ठीक है। और ये यही फाइल अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे अपने पास ऑथ के अपने फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसने एक सैम्पल कोड हमें दिया है, इसको रख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं इसके ना, ये बहुत सारे प्रोवाइडर्स आपको देता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, यानी कि अगर आप लॉगिन बाय गिटहब करवाना चाहते हो, लॉगिन बाय गूगल, लॉगिन बाय फेसबुक, लॉगिन बाय, ये सारी चीज़ें आपको देता है। जैसे अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने गिटहब प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है, यानी ये लॉगिन बाय गिटहब का ऑप्शन आपको दे देगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते अभी, ये हम करेंगे, कर सकते हैं आप लोग घर पे जाके, बाद में करिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें जो चाहिए है वो हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स का ऑप्शन है ना, आ रहा है। हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ये देखो प्रोवाइडर्स के पास कितने सारे हैं, 4to-School, एप्पल, एटलासियन, ऑथ.ओ, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें इसमें, ड्रॉप बॉक्स है, फेसबुक है, ईमेल है, सारी चीज़ें इन्होंने आपको रख के इसके अंदर दे दी हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको बस खाली उसी तरीके से ऑथेंटिकेट करना है, और जो API कीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से रिक्वायर करके उसको देनी पड़ेंगी आपको। बस हमें जो चाहिए, हमें चाहिए क्रेडेंशियल्स, क्योंकि हम क्रेडेंशियल्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। ईमेल पासवर्ड को हम क्रेडेंशियल्स कहते हैं ना, तो हम क्रेडेंशियल्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। और क्रेडेंशियल्स के अंदर हमारे पास ये आ गया क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे उसको, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर को, इस तरीके से। गिटहब वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हमें चाहिए है क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर के अंदर जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, ये भी डिफरेंट होंगे, ये वो नहीं होंगे जो हम देना चाहते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक तो ये होता है क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले से आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे रख के सेव कर लो, लेकिन हमें नहीं चाहती, हमारा अब एक्चुअल आईडी पासवर्ड जो है वो हमारा डेटाबेस में रखा हुआ है, तो हम डेटाबेस से कंपेयर करवाएंगे। लेकिन कंपेयर करवाने के लिए ये फंक्शन हमारे पास होता है, तो ये इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये एक मेथड है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक ऑथोराइज का मेथड बनाते हो, ठीक है। तो ऑथोराइज का मेथड
इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो कॉलन करके फंक्शन बना लो, या मैंने आपको एक शॉर्ट की भी बताई थी, वो क्या होती है कि आप राउंड ब्रैकेट लगा के वो बना दो तो ये ऑलरेडी मेथड बन जाएगा उसका, है ना, की के अगेंस्ट में फंक्शन बन जाएगा। और ये जो ऑथराइज है ये एसिंक फंक्शन है हमारा, इसलिए कि इसके अंदर हमें बहुत सारे एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। ऐसी बात है, ईमेल को लेकर आओ, यूज़र को लेकर आओ, ईमेल मैच करो, पासवर्ड कंपेयर करो, सारी चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ती हैं जो कि ऑथराइज हैं। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे और रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे आपकी मिल जाएगी कि यूज़र ने क्या चीज़ भेजी आपको, ठीक है। यहाँ पे आप उसको चेक करवा सकते हो और कंपेयर करवा सकते हो कि यूज़र ने कौन सी चीज़ भेजी है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत है क्रेडेंशियल्स की, और यूज़र जो क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ पे देगा, यानी जो भी हम उसको फॉर्म से भेजेंगे वो यहाँ पे मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के अंदर से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें ईमेल और पासवर्ड रखा होगा, तो मैं यहीं पर डिस्ट्रक्चर करवा के उसको ईमेल और पासवर्ड ले सकता हूँ। ठीक है भाई, तो ईमेल पासवर्ड मुझे इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। और ऑथराइज की लॉजिक अगर मैं चाहूँ तो क्या अभी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने चेक करनी है कि उस ईमेल में के अगेंस्ट में कोई यूज़र रखा हुआ भी है कि नहीं रखा हुआ, बात समझ आई? तो मैं क्या करूँगा, वो जो मेरी सर्विस थी उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया था। कौन सा मेथड बनाया था? गेट बाय ईमेल का। तो मैं यहाँ पे गेट बाय ईमेल के मेथड को कॉल करता हूँ और उसको पकड़ा देता हूँ अपनी ईमेल, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक यूज़र। तो अगर इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी यूज़र में कुछ भी नहीं मिला, तो मैं यहीं पे थ्रो करवा के उसको भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ नॉट यूज़र, ठीक है। तो मैंने क्या करवाना है यहाँ पे, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। एरर क्या होना चाहिए? यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक मैंने क्या किया है? अच्छा, अब अगर वो इस चेक को पास करके नीचे आ गया, यानी थ्रो से आगे आ गया, इसकी मीन्स के वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर वो नीचे आ जाए तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कंपैरिजन करवानी है पासवर्ड की, सही है। तो पासवर्ड की कंपैरिजन कैसे होगी पता है? हैश करके होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कंपैरिजन मैं यहीं पे कर दूं, क्योंकि मैं सारा यूज़र का काम अपने user.js की फ़ाइल के अंदर कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक फंक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स बता दूँ पासवर्ड को कंपेयर करके, ठीक है। सारी लॉजिक मेरी यहीं पर है। तो मैं ये जो गेट बाय ईमेल है इसी को रेप्लिकेट कर लेता हूँ एक बार और, ठीक है। और यहाँ पे गेट बाय ईमेल की जगह इस फंक्शन का नाम होगा वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो तरह के पासवर्ड मिलेंगे, एक होगा हैश्ड पासवर्ड और दूसरा होगा सिंपल पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने जिस तरीके से यहाँ पे अवेट हैश कॉल किया था उसी तरीके से मैं अब क्या करूँगा, हैश के साथ साथ एक और मेथड होता है हमारे पास, अब मैं उसको यूज़ करूँगा। हैश की जगह मैं यूज़ करूँगा कंपेयर, बी क्रिप्ट में अंदर से, ठीक है। यहाँ पे आ गया कंपेयर, ठीक है। और कंपेयर की जगह पे अब हमारे पास यहाँ पे पहले जाएगा नॉर्मल वाला पासवर्ड और दूसरे में जाएगा हैश पासवर्ड, और यहाँ पे हैश पासवर्ड की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा, इज़ वैलिड, ठीक है। ये कंपेयर का फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो, पासवर्ड तो हमने इनक्रिप्ट करवा के रख दिया और डिक्रिप्ट हम खुद भी नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर डिक्रिप्ट करवा सकते होते तो मेरा कोई जो मेरा एम्प्लॉय है वो भी तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकता है, जो हैकर है वो भी पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकता है। ये डिक्रिप्ट होने के काबिल है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए ये जो डिक्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये सिर्फ कंपैरिजन करके आपको देगी कि भाई ये जो हैश पासवर्ड आपने दिया है, क्या ये जो एक्चुअल पासवर्ड की हैश बनाने के बाद इसके करीब करीब हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो मतलब पासवर्ड यूज़र ने वैलिड दिया है, ठीक है। इस वैलिड यहाँ पे आ गया हमारे पास, और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न क्या करवाएंगे, इस वैलिड को, ठीक है। यानी इस वैलिड के अंदर या ट्रू आ जाएगा या फिर
फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब यूज़र का पासवर्ड ठीक है, और फॉल्स है तो पासवर्ड ठीक नहीं है। तो यही इस वैलिड जो है वो अब हमें कहाँ चाहिए अपने पास, जहाँ पे हम अपनी ऑथराइज की लॉजिक बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई पासवर्ड के मेथड को कॉल कराएंगे, और यहाँ पे ये क्योंकि एसिंक मेथड है इसलिए अवेट रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट इज़ वैलिड इक्वल्स टू अवेट। ठीक है, वेरीफाई पासवर्ड, सही है, क्लियर है। और यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड को हम कॉल करवा लेंगे, और कॉल करवाने के बाद वेरीफाई पासवर्ड को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वेरीफाई पासवर्ड को पहले हैश पासवर्ड चाहिए और उसके बाद एक्चुअल पासवर्ड चाहिए। तो यूज़र ने जो भेजा होगा वो तो उसका एक्चुअल पासवर्ड होगा, है ना। हैश पासवर्ड कैसे मिलेगा हमें, हमने यहाँ पे यूज़र निकाला है, यूज़र के अंदर तो पासवर्ड है वो तो हैश है ना, क्योंकि हमने तो वही हैश वाला स्टोर करवाया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र डॉट पासवर्ड और इसी तरीके से कॉमा लगा के पासवर्ड। ठीक है, तो अगर यही वाला चेक अब हम दोबारा से इस तरह का इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और अब नॉट यूज़र की जगह हम क्या चेक करेंगे, इफ़ नॉट इज़ वैलिड, यानी अगर वैलिड नहीं है तो क्या होगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। ये भी क्लियर है। ठीक है, अगर इज़ वैलिड, अगर इट मीन्स अगर ये दोनों चेक करके पास आ गया, इट मीन्स कि यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों ही ठीक दिया है। ठीक है, इसके टाइम पे अब हमें क्या करवाना है, यूज़र को लॉगिन, और लॉगिन के लिए सिंपल सा हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे बस, और कुछ भी नहीं। जब हमने थ्रो एरर नहीं किया, इट मीन्स के जो ऑथराइज का फंक्शन है, नेक्स्ट ऑथ की जो लाइब्रेरी अभी हमने लगाई है, ये समझ जाएगी अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि यूज़र ने सक्सेसफुली साइन इन किया है। और यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा डेटा रखवाएंगे, वही डेटा जिसकी बेस पे मैं चाह रहा हूँ मेरा टोकन बने। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी आपको कि ईमेल के अगेंस्ट पे हम अपना टोकन बना लेते हैं, ताकि जब भी टोकन को हम डिक्रिप्ट करें तो ईमेल एड्रेस हमारे पास आ जाए और हमें पता चल जाए कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने ईमेल हमें दी है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल की की बन के उसमें ईमेल चली जाएगी, एक्चुअल ईमेल। सही है भाई। अब यहाँ पे वक्त आ गया है कि अब हम क्या करें, हम इसको चेक करें, इसको टेस्ट करें। ठीक है, क्या हमारा ये जो लॉगिन वाला जो काम है ये ठीक से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम आएंगे वापस अपने पास, हमने ये जो ऑथ का फोल्डर है इसमें login.js बनाई थी, ये आ गया। ठीक है, याद आ गया। अब ऑन सबमिट के अंदर हम करवा सकते हैं साइन इन का काम, करवा सकते हैं ना। और साइन इन का काम करवाना भी यहाँ पे बहुत इजी है। अब हमें फैच के अंदर अलग से रिक्वेस्ट बना के खुद से हिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसी एपीआई का जो हमारे पास जो अभी हमने लगाई है नेक्स्ट ऑथ, उसका एक फंक्शन इंपोर्ट करके उसको कॉल कराएंगे बस। ठीक है, हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हमें चाहिए है इंपोर्ट हमें करना है यहाँ से साइन इन का मेथड, और फ्रॉम हमें यहाँ से चाहिए नेक्स्ट डैश ऑथ स्लैश हमारे पास आएगा यहाँ पे रिएक्ट। ठीक है, और ये जो साइन इन का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे उसको करवा देंगे कॉल। ठीक है, जाहिर सी बात है इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, ईमेल और पासवर्ड, जो कि हमें पता है कि हमें यहाँ ऑन सबमिट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने साइन अप भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, तो इसको हम देंगे साइन इन। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे हमारी रह गई है, हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के साथ हमें यहाँ पे एक की और पास करनी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती हैं हमारे पास, एक सेशन बेस्ड और एक टोकन बेस्ड। तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे, सेशन जो है हमारा वो किस तरह का होगा, यानी ऑथेंटिकेशन हम किस तरह की चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं JWT कॉलन ट्रू। सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा बल्कि ये प्रोवाइडर्स के ऊपर आएगा। ठीक है, प्रोवाइडर्स का एरे के अंदर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर्स आ जाएंगे हमारे पास, और सेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा JWT ट्रू। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। और
ये जो हमारा लॉगिन का मेथड था जिसमें साइन इन था, इसके अंदर हमें पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो होगी क्रीडेंशियल्स का नाम, क्योंकि हम बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास साइन इन के। तो अभी जो हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं वो क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रीडेंशियल्स क्यों दिया, गिटहब के ज़रिए भी लॉगिन कर सकता है ना मेरा यूज़र, और गूगल के ज़रिए भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन में 3 तरह के प्रोवाइडर्स हैं, मैंने गूगल का ऑप्शन भी रखा हुआ है, फेसबुक का भी रखा हुआ है और ईमेल पासवर्ड का भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब साइन इन का मेथड मैं कॉल करूँगा तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई कौन से मेथड के ज़रिए यूज़र जो है वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया क्रेडेंशियल्स, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही है और वो क्रेडेंशियल्स ही है, तो मैं क्रेडेंशियल्स दे दूंगा उसको। और यहाँ पे 2-4 चीज़ें और जाएंगी, ठीक है। पहला जो है वो यहाँ पे जाएगा रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट जो है वो बेसिकली यूज़र नेक्स्ट ऑथ का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि जब पासवर्ड अगर आप गलत दो ना तो वो किसी नए पेज पे ले आके वहाँ पे आपको दिखाते कि भाई आपका पासवर्ड ठीक नहीं था, लेकिन वो हमें नहीं करना। हमारी नॉर्मल सी एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट की के अंदर बता दूंगा फॉल्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं 2 चीज़ें इसको भेज दूंगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट में, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो ईमेल की पे ईमेल चली जाएगी और पासवर्ड की पे पासवर्ड चली जाएगी। अब इसको मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से आते हैं वापस और साइन इन पे आते हैं, और साइन इन पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और पासवर्ड वही देता हूँ जो मैंने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, 1 से 0 तक, और साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन, अगर जब भी यूज़र साइन इन होता है तो उसका डेटा जो है वो हमारे कुकीज़ में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी वो है नेक्स्ट ऑथ सेशन टोकन, टोकन की है यहाँ पे, और टोकन के अगेंस्ट पे अगर आप देखो तो वैल्यू है जो कि एक टोकन रखा हुआ है, पूरा नज़र आ रहा है, ये टोकन है, ये हमारा JWT टोकन है, जिसको अगर आप इनक्रिप्ट करोगे तो ईमेल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। ये हम क्लाइंट को दे देते हैं। तो अगर ये टोकन यहाँ पे आ गया इट मीन्स कि हमारी जो साइन इन है वो सक्सेसफुल हो गया, सही है। इस तरीके से आप साइन इन करवाते हो। अच्छा, अगर साइन इन की बिहाफ के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ हो जाती है तो ये कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे अवेट में रिटर्न भी करेगा आपको। अगर आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो साइन इन करने के बाद। और ये जो ऑन सबमिट है हमारा ये बन जाएगा एसिंक, सॉरी ये एसिंक नहीं बनेगा, ये एसिंक बनेगा। अगर हम चाहें तो हम इस डेटा को console.log करवा सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं, दोबारा से साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखो डेटा के अंदर हमारे पास एक्चुअल आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा होता है एरर, नल कोई एरर नहीं आया, ओके, ट्रू, स्टेटस 200 और URL वगैरह, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे चेक करवा सकते हो कि यूज़र का साइन इन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल में और पासवर्ड गलत दे देता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे पास जो आएगा ये देखो एरर जो मैंने वहाँ पे थ्रो करवाया था ना वही एरर यहाँ पे आ गया, इनकरेक्ट पासवर्ड, स्टेटस 401 आ गया, ओके फॉल्स और वो सारी चीज़ें। तो आप ओके के ज़रिए चेक कर सकते हो और एरर के ज़रिए एरर निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका साइन इन और क्या कहते हैं साइन अप वो हो गया। लेकिन अब एक और मेन चीज़ हमारे पास आ रही है, छोटी सी चीज़ है, उसको भी देख लेते हैं, ऑथराइजेशन हमारी, ठीक है। लास्ट के जाहिर सी बात है सिर्फ लॉगिन साइन अप थोड़ी करवाना था, इसकी बिहाफ पे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी करना था कि वो कोई ऐसी चीज़ को एक्सेस ना कर पाए जिसका उसको एक्सेस नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी रिक्वेस्ट को हिट ना कर पाए जिसका उसको एक्सेस नहीं है, यानी साइन इन के बगैर नहीं है, सही ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो क्योंकि हमने ईमेल वहाँ पे उसको दे दिया है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कि ये प्रोफाइल का पेज है, ठीक है। अब मैं अभी तो लॉगिन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और बल्कि एक काम करते हैं, ये जो लॉग आउट का बटन है ना इसको भी हाथ के हाथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लॉग आउट की फंक्शनैलिटी की हमें कैसे मिलेगी, हम आते हैं यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे हेडर का कंपोनेंट है और यहाँ पे ये देखो लॉग आउट का फंक्शन है, बटन है,
ठीक है, लॉगआउट के बटन के ऊपर आप यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर लॉगआउट करवा सकते हो। ठीक है, ऑन क्लिक, और इसके लिए जो आपके पास फंक्शन है वो है साइन आउट नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, सही है भाई, जैसे हमने साइन इन मंगवाया था ना वैसे ही साइन आउट मंगवा लिया, और इसको सिर्फ कॉल करना है और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे आप बल्कि यहाँ पे आ जाओ एप्लीकेशन में, देखो कुकीज़ में अभी आपके पास नेक्स्ट ऑथ सेशन पड़ा हुआ है, सेशन टोकन पड़ा हुआ है ना। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हो सेशन टोकन चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑथ खुद ही उस टोकन को आपके पास से रिमूव कर देगा, खुद ही स्टोर करवाएगा लॉगिन पे और खुद ही रिमूव कर देगा। लेकिन अब देखो मैं लॉग आउट करने के बाद मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, प्रोफाइल के पेज पे, योर प्रोफाइल पेज। मैं चाहता हूँ ये पेज आए ही ना जब तक यूज़र साइन इन ना करे, है ना। इसको भी तो रिस्ट्रिक्ट करवाना है। अब अगर यूज़र ने साइन इन नहीं किया हुआ है और वो नेक्स्ट प्रोफाइल के पेज पर आने की कोशिश करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं आऊँगा अपने प्रोफाइल के पेज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस है वो, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और गेट स्टैटिक प्रॉप्स। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जब जब इस पेज के ऊपर रिक्वेस्ट आए पहले चेक हो कि यूज़र को इस पेज का एक्सेस है या नहीं है। तो इसके लिए गेट स्टैटिक प्रॉप्स बेहतर है या गेट सर्वर साइड प्रॉप्स बेहतर है। गेट स्टैटिक प्रॉप्स तो बिल्ड के टाइम पे चल जाएगा ना, और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स हर बार कॉल आने पे चलेगा। ठीक है, इसलिए गेट सर्वर साइड प्रॉप्स लगा लेंगे यहाँ पे। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को में से हमें क्या मिल जाता है, कॉन्टेक्स्ट, है ना। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ रिक्वेस्ट चाहिए, तो हम उसको डिस्ट्रक्चरिंग करके निकलवा सकते हैं ना। ये डिस्ट्रक्चरिंग में जानबूझ के कर करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाए। डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास एक गेट सेशन का मेथड होता है जो कि अब आपके पास कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो, नेक्स्ट और स्लैश रिएक्ट के अंदर से। गेट सेशन को आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसमें रिक्वेस्ट की की के अंदर कंप्लीट रिक्वेस्ट पास करनी है, तो आप ऐसे दे सकते हो, है ना। तो आपने गेट सेशन उसको दे दिया और ये क्या करेगा, ये आपको सेशन रिटर्न कर देगा, कांस्टेंट सेशन इक्वल्स टू अवेट गेट सेशन। ठीक है, सही है। अच्छा अब अगर यहाँ पे सेशन मुझे नहीं मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ नॉट सेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करवाऊंगा, आप लोगों को मैंने बताया था ना, हम यहाँ से हमेशा गेट सर्वर साइड प्रॉप और गेट स्टैटिक प्रॉप से हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊंगा, और रिटर्न करवाने के बाद रिटर्न करवाने पे मैं क्या दूंगा, मैं इसको दूंगा रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए इसको, लॉगिन के पेज पे। लॉगिन हमारा कहाँ है, स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। ठीक है, और इसके अलावा एक की और है जो कि हम रीडायरेक्ट को दे रहे होते हैं, वो है, बल्कि नहीं, रीडायरेक्ट को हम ऑब्जेक्ट देते हैं, ऑब्जेक्ट देंगे। और ये जो है ना इसमें एक की होगी परमानेंट की, और क्योंकि ये क्या मतलब ये है कि ये परमानेंट रीडायरेक्शन है या नहीं, तो उसको हम फॉल्स रखेंगे। परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है क्योंकि अभी यूज़र के पास उसका वो नहीं है। ठीक है, परमानेंट रीडायरेक्ट लगा देंगे तो हर बार जब भी यूज़र इस पेज पर आएगा वो उसको रीडायरेक्ट ही करता रहेगा बस। ठीक है, और कुछ नहीं देखेगा। अच्छा अब यहाँ पे ये इसको कह रहे हैं हम कि भाई परमानेंट फॉल्स, और यहाँ पे रीडायरेक्ट के अंदर हमारे पास होता है ठीक है, देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। फ़िलहाल अभी हमने लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, और अगर हम, अच्छा बल्कि इसके अगर इफ़
के अंदर अगर इफ़ का चेक पास हो जाता है तो भी हमें रिटर्न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई इसको प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स में हम रख देंगे सेशन। अपना सेशन ही पास करा देते ना, ताकि क्लाइंट साइड पे भी अगर ज़रूरत पड़े सेशन की, कोई उसमें से ईमेल गेट करना है, कोई दूसरा डेटा गेट करना है तो हमें मिल जाए, तो सेशन ही हम उसको पास कर देंगे वो वाला। ठीक है, तो रिटर्न प्रॉप सेशन। अब हम आते हैं यहाँ पे और प्रोफाइल पे आ जाते हैं, और ये कह रहा है कि इनवैलिड रीडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न फ्रॉम गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। नहीं, उसका वो डेस्टिनेशन की है, यहाँ पे पाथ नेम की जगह होना चाहिए डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, देखो ये नहीं जाने दे रहा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं साइन अप पे रहता हूँ, और साइन अप पे रहते हुए अगर प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, फिर इसने लॉगिन पे लिया। इट मीन्स कि ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, आगे नहीं आने दे रहा अगर मैं लॉगिन नहीं करता हूँ तो, अगर मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ तो। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, ये सेशन टोकन मेरे पास आ गया, मैंने लॉगिन कर लिया, और अब मैं प्रोफाइल पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो लॉगिन के क्लिक के ऊपर खुद से रीडायरेक्ट करवा के उसको प्रोफाइल पे भी भेज सकता हूँ। अच्छा, अब अगर आप लोग मुझे बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है ना, लेकिन मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे लॉगिन पे ले आता है। अब मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक बंदा लॉगिन कर चुका है और वो लॉगिन करे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट होकर वापस अपनी प्रोफाइल पेज पे आना चाहिए। उसके लिए कैसे करूँगा मैं काम? ये वाली जो मैंने लॉजिक बनाई है ना, अब इसकी उल्टी लॉजिक बना दूंगा। ठीक है, यानी अगर सेशन है तो रीडायरेक्ट कर दो प्रोफाइल पे, और सेशन नहीं है तो फिर सिंपल प्रॉप्स, एम्प्टी प्रॉप्स रख दूं या कुछ भी रख दूं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो फिर लॉगिन के ही पेज पे रहेगा। सही है, ये वाला काम आप लोग घर से कर लोगे, सेशन खुद से बना लोगे। अच्छा, ये काम है। और आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखनी है, और ख़ुद से देखनी है एक चीज़। ठीक है, और वो नेक्स्ट क्लास में करके लेके आनी है। वो क्या है कि जब मैं लॉगिन कर लूँ, जैसे अगर मैं प्रोफाइल पे हूँ ना, इट मीन्स कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो मेरे पास से ये दोनों बटन हाइड होने चाहिए, बल्कि सॉरी, लॉगिन का बटन हाइड होना चाहिए। लॉगआउट का बटन रहेगा, लॉगिन का हाइड हो जाएगा। और जब मैं वंस मैं लॉगिन कर लूँ, यानी लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हो जाए, तो मेरे पास प्रोफाइल और लॉगआउट दोनों के बटन विजिबल हो जाएँ। आपको ये काम हेडर के अंदर से जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं एक छोटी सी हिंट आपको दे दूं कि आपको यहाँ पे ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो आपकी अंडरस्कोर ऐप है ना, यहाँ पे आपको एक सेशन प्रोवाइडर एक मिलता है नेक्स्ट ऑथ लाइब्रेरी की तरफ से। वो आप जब रखोगे ना, तो हर पेज के अंदर आपको सेशन का डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जहाँ जहाँ पे भी सेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको मिल सके। अब ये आपका घर से करने का टास्क है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। चाहिए क्या क्या करना है? आपने लॉगिन लॉगआउट सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने अगर लॉगिन कर लिया यूज़र ने, तो लॉगिन का बटन हाइड हो जाए। ठीक है, और लॉगिन नहीं किया हुआ तो प्रोफाइल और लॉगआउट का बटन हाइड हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके अलावा आपने ये भी चीज़ करनी है कि ये जो भी आपका डेटा जो जा रहा है यहाँ से, इसको आपने डायनामिक जो आपका पेरेंट डेटा होता है अंडरस्कोर ऐप के अंदर, मैंने आपको बताया ना, ये तमाम जितने भी पेजेस हैं सबका पेरेंट है। यहाँ से आप कोई भी डेटा रखोगे तो आपको वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग कहीं पे फंसो ना, अगर आप यहाँ पे आते हो गेट स्टार्टेड के अंदर, तो आपको ये देखो, ये सेशन प्रोवाइडर है, ये आपकी अंडरस्कोर ऐप डॉट JSX के अंदर चल रहा है। आपको इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। सेशन आपको मिलेगा, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर से जहाँ पे भी सेशन मिले आप उसको सेशन के अंदर रख दोगे। ठीक है, और यहाँ से फिर अब आप अगर किसी भी आपको क्लाइंट साइड के ऊपर अगर आपको सेशन निकालना है, तो आपके पास यूज़ सेशन का हुक होता है। यूज़ सेशन आपको यहाँ पे सेशन पाथ दे देगा। ठीक है, डेटा के अंदर रख के आपको उसको सेशन जो भी आपको चाहिए वो सेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर आपने लॉजिक लगा दी कि अगर सेशन है तो फिर साइंड इन एज यूज़र डॉट ईमेल दिखा दो और साइन आउट का बटन दिखाओ, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे देखो अलग कुछ रिटर्न हो रहा है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट साइंड इन और साइन इन का बटन आ रहा है। तो आपने भी इसी तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है।